सैकड़ों साल पहले जब भगवान बुद्ध पटना नगर से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस शहर के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था इस शहर को हमेशा आग और पानी से खतरा होगा, लेकिन यह सैकड़ों साल पुरानी बात है। आज इस राज्य की, इस नगर की क्या हालत है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शशि शेखर, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और पिछले 2-3 दिनों में बिहार को लेकर जो खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो काफ़ी विचलित करने वाली है। हम अपनी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आप अपने सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पे और न्यूज़ मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हुई है और आज कई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली कई नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये फ़ोटो है। ये तस्वीर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का है, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने उनके घर से रेस्क्यू करके बाहर एक फ्लाईओवर पे रखा है। फिर वहाँ से वो जाने किसी सुरक्षित स्थान पर गए होंगे। ये बिहार की हालत है, ये बिहार के बाढ़ की हालत है, पटना की हालत है। ये पटना शहर जिसकी जनसंख्या 2011 के मुताबिक लगभग 18 लाख, पटना शहर की बात मैं कर रहा हूँ, पटना जिला की नहीं। पटना शहर की जनसंख्या 2011 के मुताबिक लगभग 18 लाख और अभी ये माना जाता है कि करीब 25 लाख के करीब आबादी है या थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा। वहाँ पर 2 दिन की बारिश, मूसलाधार बारिश से उस शहर का क्या हाल हुआ है। वैसे तो ये हाल लगभग पूरे उत्तर बिहार का है, लेकिन चूंकि पटना में सर्वाधिक नुकसान कहें या सर्वाधिक विपदा कहें, इस वजह से वो थोड़ा लाइमलाइट में भी है। तो पटना को चलिए एक उदाहरण मान लेते हैं, बाकी जगहों की बात हम छोड़ देते हैं। अब हम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है, इस पर बात करना अब बेकार है। बजाय इसके कि हम इस पर बात कर ले कि बिहार की राजधानी पटना में ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है, वहाँ पर यह स्थिति क्यों बनी, जबकि मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। इसको लेकर क्या तैयारी की गई थी। मेरे मित्र और बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र जी ने लगातार इस बात को हाईलाइट किया है। अभी से नहीं, मैं जानता हूं उनको, और वो सालों से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि सिर्फ पटना में जितने नदी तालाब थे, छोटे मोटे जो जल स्रोत थे, उनका अतिक्रमण किस स्तर पे हुआ है, उसका जो स्तर है, जो उसकी भयावहता है, वो आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। एनएमसीएच जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बगल में एक तालाब हुआ करता था, उस पर खुद सरकार ने ही इंक्रोचमेंट किया। और वहां पर सरकारी बिल्डिंग बना दी। इस तरह के तमाम सैकड़ों ऐसे तालाब, जल स्रोत थे पूरे पटना जिले के, पटना शहर के आसपास और शहर के भीतर भी, जिसका इंक्रोचमेंट हो गया। और जहां आप आज बिल्डिंग देखेंगे, वहां पे पानी का कोई स्रोत, जो तालाब वगैरह था, वो खत्म हो चुका है। तो सवाल है कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? क्या हमारे पास पटना में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है? बिल्कुल नहीं है। पटना का अब तक का सबसे बड़ा ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम 2017 में शुरू हुआ, उस पर काम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का काम था। वो खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर उसका उद्घाटन किया था। आज 2 साल बीतने को है, वो काम भी अधूरा है। हालत यह है कि सीवर का पानी अब घरों में, मतलब अभी जो मौजूदा बाढ़ की पानी घरों में घुसा हुआ है, खास करके कंकड़बाग, राजेंद्र नगर जैसे निचले इलाकों में, वहाँ पे जो पानी है वो सीवर के पानी से मिलकर इतना बदबूदार, इतना गंदा, ऐसी नारकीय स्थिति बनी हुई है वहाँ के लोगों की, जिसकी कल्पना कर पाना हमारे लिए शायद मुश्किल है। तो सवाल है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिस तस्वीर को आपने शुरू में देखा, सुशील मोदी की तस्वीर को, वो 15 साल से डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार 15 साल से सीएम है। इससे पहले भी लीडर अपोजिशन रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस रखते थे। सवाल है कि उन्होंने किया क्या? जब पटना की ये स्थिति है, पटना में वो अगर एक ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का न बना सके जहां से पानी की उचित निकासी हो सके, जबकि बगल में गंगा है, बावजूद इसके अगर शहर जलमग्न होता है तो इसके लिए जिम्मेवारी किसकी होती है? जाहिर है सरकार की होती है। इससे ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस तस्वीर को इसलिए देखना जरूरी है बार बार, क्योंकि ये एक अकेली तस्वीर पूरे बिहार सरकार के निकम्मेपन, नीतीश कुमार के सो कॉल्ड विकास
का जो एजेंडा है, जो रोड मैप है, उसकी पोल खोलने के लिए काफ़ी है। नीतीश कुमार का जो पार्ट 1, पार्ट 2 और अब ये पार्ट 3 चल रहा है नीतीश कुमार सरकार का, पार्ट 1 के बाद जो ये डिरेल होना शुरू हुए पार्ट 2 में, वो इतना अधिक डिरेल होते जा रहे हैं कि अब उनको कुछ पॉपुलिस्ट इस तरह के स्टेप, शराबबंदी, दहेजबंदी, गुटखाबंदी, इस तरह के कामों के अलावा और कोई काम उनको नज़र आता ही नहीं। हम तो अभी जो पिछले दिनों 2-3 दिनों में बिहार में बारिश हुई है, उससे पूरे बिहार और खास करके उत्तर बिहार की हालत ख़राब है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सब जगह पूरी स्थिति जलमग्न है शहर। गाँवों तक में स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन बात अगर सिर्फ पटना की करें तो पटना की स्थिति क्या है, ये हम राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों के जरिए, अखबारों के जरिए देख रहे हैं। पटना की इस आपदा में क्या आम क्या खास, सब बुरी तरह प्रभावित हुए। खासकर हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं, छात्र, पीजी में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ काफ़ी दिक्कतें आई। इवन शारदा सिन्हा जैसे सेलिब्रिटी को अपने घर में कैद रहना पड़ा। एनडीआरएफ को बार बार वो फ़ोन करती रही। काफ़ी देर के बाद एनडीआरएफ की टीम आई, फिर उनको सकुशल रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो स्थिति है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना में अभी लोग कैसे जी रहे होंगे, और इसके बाद खाना पीना, दवा, दूध, इन सब चीज़ों की आपूर्ति किस तरह से हो रही होगी, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग इसको लेकर सरकार पे ताने तो कस रहे हैं, सरकार को कोस भी रहे हैं। हम भी यहाँ बैठकर सरकार की कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश में चुनाव होते हैं तो क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं? क्या जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करती है कि हमारे शहर में सफाई कैसी हो, नाले की समस्या का समाधान कैसा हो? जाहिर नहीं होती है। शायद यही वजह है कि आज जब इस तरह की आपदा बिहार में आई है तो उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता हो, वो अपने तो सुरक्षित निकल गए हैं, सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लेकिन अभी भी लाखों लोग पटना में और तमाम बिहार के तमाम अलग अलग जगहों पे पानी में फंसे हुए हैं। उन्हें शायद इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें अगले चुनाव में भी वोट इन मुद्दों पर नहीं मिलने वाला है। सोचना जनता को है कि क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ नेता जिम्मेवार हैं या हम भी, जो चुनाव के वक्त मुद्दों को तय नहीं कर पाते। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।